हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी सर्टिफिकेट, जिसकी रचना की है श्री विभूति भूषण मुखोपाध्याय जी ने। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज नियुक्ति पत्र मिला है। नौकरी कोई बड़ी नहीं है, गृह शिक्षक का काम मिला है, लेकिन यह पद भी लोभनीय है। कारण, गृह शिक्षक का काम मिला है एक जमींदार के यहाँ। वह स्थान मुफस्सल में होते हुए भी स्वास्थ्यकर है। अभी वेतन 80 रुपए मिलेगा। भोजन और रहने का संपूर्ण बंदोबस्त जमींदार ही करेंगे। जिसे पढ़ाना होगा, अर्थात छात्र, वह स्कूल की 8वीं श्रेणी में पढ़ता है। वह 3 वर्ष के बाद मैट्रिक की परीक्षा देगा। इसके पश्चात जब वह कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो उसके साथ कलकत्ता जाकर रहना होगा। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने पर मुझे जमींदारी में ही कहीं नौकरी प्राप्त होने की भी संभावना है। इस नियोग की एक बड़ी शर्त थी सर्टिफिकेट। चरित्र प्रभृति के बारे में एक अच्छा सर्टिफिकेट ना रहने पर दरख्वास्त पर विचार नहीं किया जाएगा। यह बात विज्ञापन में स्पष्ट लिखी हुई थी। उपयुक्त नौकरी मिलने की कोई आशा ही नहीं थी। ऐसे पद के लिए प्रथम श्रेणी के एमए, पीएचडी उपाधि प्राप्त लोगों की दरख्वास्तें पहुंचेंगी। उस पर भी जान पहचान, सिफारिश आदि भी विचारणीय होगी। इसलिए मेरे जैसा साधारण बीए आवेदक टिक ही नहीं सकता था। फिर भी लोभ के वश में आकर मैंने आवेदन कर दिया था। शास्त्रों ने लोभ को रिपु की श्रेणी में रखा है, लेकिन यहाँ उसने मेरे मित्र का काम किया। लेकिन फिर यह भी सोचता हूँ कि मित्र का काम अधिक किसने किया, लोभ ने अथवा मेरे छात्र निकुंजलाल के निबंध ने। निकुंजलाल को मैंने 8वीं श्रेणी से पढ़ाना शुरू किया था। इस बार उसने मैट्रिक की परीक्षा दी है। गत सप्ताह परीक्षा का फल प्रकाशित हुआ है। निकुंजलाल का फल भी बुरा नहीं हुआ। उसने द्वितीय श्रेणी में पास किया है। इसलिए मेरी इस कीर्ति के लिए मैं भी नेपोलियन की तरह यदि कहूँ कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के कोश में ही मिलता है, तो अशोभन नहीं लगेगा। निकुंजलाल के पिता ब्रज माधव बाबू बड़े खुश हुए और बोले, आपने एक असाध्य साधन किया है मास्टर साहब। मेरा लड़का है, इसलिए आपको आपके प्राप्त यश से वंचित रखूंगा, ऐसी बात नहीं है। ब्रज माधव बाबू स्वयं जमींदार थे, साथ ही ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और बंगीय जमींदार संघ के एक विशिष्ट कार्यकर्ता थे। वे यदि मुझे एक सर्टिफिकेट दे देवें तो मेरा काम बन जाए, लेकिन मैं जानता हूँ वे ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि मैं असाध्य साधन कर सकता हूँ। निकुंजलाल के पास होने की खबर जिस दिन मिली, उस दिन शाम को ही मैं ब्रज माधव बाबू के पास गया और बोला, अब एक अच्छा सा सर्टिफिकेट दे दीजिए। इसके लिए मैं बहुत दिनों से आशा कर रहा हूँ, और आपने दूंगा भी कहा था। आपके एक सर्टिफिकेट से मेरा भविष्य निर्माण हो सकता है। ब्रजमाधव बाबू ने स्नेह से कहा, मिलेगा। ब्रजमाधव वैसा अनअप्रिशिएटिव व्यक्ति नहीं है। कल सुबह आकर मिलना। दूसरे दिन मिलने पर उन्होंने निकुंजलाल के छोटे भाई को मुझे देते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। यह थोड़ा और भी डल है। अपने बेटे की प्रशंसा ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह लो, और अगले महीने से और भी 5 रुपए अधिक मिला करेंगे। इनाम के रूप में उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह दे दी। मैंने यह सोचकर ग्रहण किया कि दूसरा चारा ही क्या है। कलकत्ते जैसे शहर में खाना पीना और रहना, उस पर मासिक 25 रुपए मिलता है, लेकिन भविष्य की विभीषिका को देखकर आतंक भी होता है। निकुंजलाल के बाद कुंजलाल, उसके बाद रंजन लाल और उसके बाद मंजुलिका, सभी एक एक करके सिर पर चढ़ेंगे। उन्हें परीक्षा में पास कराने के बाद 1 महीने की बोनस और 5 रुपए वेतन में वृद्धि होगी। यही मेरे जीवन का प्रोस्पेक्ट है। थोड़ा अधिक डल होता होता
सबसे छोटा रंजन लाल अब गूंगा होकर पैदा हुआ है। कुंजलाल जलपान करने गया हुआ था। पढ़ाई के घर में बैठकर मैं किताबों के पन्ने उलट रहा था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। विज्ञापन देखने के बाद से चित्त चंचल था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। विज्ञापित नौकरी मिलने की आशा यद्यपि कम थी, लेकिन राय बहादुर से एक सर्टिफिकेट लेकर दरख्वास्त कर देता तो नौकरी ना मिलने पर भी कोशिश करने की सांत्वना तो रह ही जाती। अब अफसोस इस बात का रह जाएगा कि मैंने चेष्टा नहीं की थी, इसीलिए इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसी समय निकुंजलाल के हाउंड कुत्ते टॉम ने घर की पालतू बिल्ली काबुली को देख लिया। टॉम अपने प्रिय निवास स्थान किताबों की अलमारी के बीच निश्चिंत होकर बैठा पूंछ हिला रहा था। सहसा बिल्ली को देखकर वह गुर्राता हुआ कूद पड़ा, लेकिन दूसरे क्षण किताबों की पूरी अलमारी गिर पड़ी और टॉम बहुत सी किताबों, कॉपियों, नक्शों, स्याही की बोतलों, रूल, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आदि के नीचे दबकर रह गया। बड़े परिश्रम से वह जब बाहर निकला तो बिल्ली दुतल्ले के निरापद स्थान पर पहुंच चुकी थी और वहां से विशेष आग्रह से नीचे का दृश्य देख रही थी। जो भी हो, इस घटना से मुझे एक रत्न मिल गया। नौकर गिरी हुई चीजों को उठाकर अलमारी में रख रहा था। नितांत कुतूहल के वश ही मैंने उसके हाथ से एक कॉपी ले ली और उसके पन्ने उलटने लगा। वह कॉपी निकुंजलाल के निबंधों की थी। वह जब 7वीं श्रेणी में था तो उसने इसी कॉपी में निबंध लिखे थे। बहुत से निबंध लिखे हुए थे। हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट, सत्यवादिता, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सिंह इत्यादि। सभी रचनाओं के नीचे एक ओर कुंजलाल का नाम, रचना लिखने की तारीख, दूसरी ओर स्कूल के शिक्षक के दस्तखत और तारीख लिखी हुई थी। एक भी निबंध पर शिक्षक के संशोधन का काट-कूट नहीं है। कुतूहल हुआ तो पढ़ा और जान गया कि अधिकांश ही किसी पुस्तक से अविकल नकल किया गया है। पन्ने उलटते उलटते एक स्थान पर नजर पड़ी। वहां लिखा हुआ था आदमी। मैंने सोचकर देखा, आदमी के बारे में निबंध कार्लाइल, बेकन और हक्सले जैसे व्यक्ति ही लिखने का साहस कर सकते हैं। स्कूल की निबंध पुस्तक में भी कहीं आदमी पर निबंध देखने में नहीं आया। इसलिए यह देखने के लिए कि कुंजलाल ने इस निबंध में क्या लिखा है और उस पर शिक्षक ने क्या संशोधन किया है, मैं पन्ने उलटने लगा। निबंध के आखिरी पन्ने के नीचे शिक्षक ने लिखा था, तुम गधे हो। उसके नीचे शिक्षक के दस्तखत थे और तारीख। निबंध में कहीं भी काट-कूट नहीं थी। मैं समझ गया कि इतने निबंधों में जब इसी निबंध में शिक्षक को कुंजलाल का स्वकीय रूप दिखाई पड़ा है, तो यह उसका निश्चय ही मौलिक निबंध है। इसलिए मैंने निबंध को पढ़ना शुरू किया और ज्यों-ज्यों पढ़ता गया, मेरी यह धारणा पुष्ट होती गई कि पुस्तक में आदमी पर कोई निबंध ना पाकर कुंजलाल ने हाथी, घोड़ा और ऊंट आदि के नमूने पर आदमी पर यह निबंध मौलिक रूप से लिखा है। जो भी हो, यह मेरी अपनी धारणा है। अब आप मूल रचना का रसास्वादन करें। आदमी 2 पैर का जानवर है। उसके सामने के 2 को हाथ कहा जाता है, नहीं तो वह चतुष्पद हो सकता था। आदमी सर्कस के भालू की तरह खड़े-खड़े चलने का अभ्यस्त है। आदमी के 2 आंख, 2 कान और 1 नाक होती है। इनके सिर में सींग नहीं होते हैं, लेकिन राजपूताना की एक ओर एक प्रकार के आदमी पाए जाते हैं जिन्हें सींग कहा जाता है। ये युद्ध करते हैं और इनकी स्त्रियां आग में कूदा करती हैं। आदमी के पूंछ नहीं होती है, इसलिए इन्हें पंखे से मक्खी उड़ानी पड़ती है। आदमी आम, पपीता, जामुन, अनार, मधु प्रभृति खाते हैं और पालक साग, आलू, पटल, मांस आदि पकाकर खाते हैं। जो आदमी पकाते हैं उन्हें रसोइया कहते हैं। रसोइया यदि मुसलमान होता है तो उसे बावर्ची कहते हैं। बावर्ची के जनेऊ नहीं होता है, वे चोटी भी नहीं रखते हैं, इसके बदले में वे दाढ़ी रखते हैं।
आदमी के खुर नहीं होते इसलिए वे जूता पहनते हैं। औरतें जूते नहीं पहनती हैं, लेकिन मेम, चीनी और कई प्रकार की औरतें जूते पहनती हैं। आदमी अपने बालों को संवारते हैं, इसे फैशन कहते हैं। कपड़े पहनने को भी कभी-कभी फैशन कहा जाता है। स्नो पाउडर को भी कोई-कोई फैशन कहते हैं। आदमी दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। इनमें एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के जंगलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आदमी दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य और वनमानुष। जो आदमी कोट पतलून, टोप पहनना जानते हैं और दाढ़ी बनाते हैं, वे शहर में रहते हैं। ऐसे आदमी अच्छे होते हैं। अच्छे आदमियों के लड़के पाठशाला जाकर पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं। स्कूल में मास्टर जी नाम का एक क्रोधी आदमी रहता है। ऐसे लोग मुंह पर दाढ़ी नाम की एक वस्तु लगाते हैं। संपूर्ण निबंध को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आदमी की उम्र, स्त्रियों के एक साथ कितने बच्चे पैदा होते हैं और आदमियों की कुछ विशेष आदतें भी निबंध में लिखी हुई हैं। तीव्र क्षोभ से मेरा मन भर गया। इस अपदार्थ के पीछे मैंने 3 वर्ष अमानुषिक परिश्रम किया है और पुरस्कार के रूप में मिले भी तो केवल 25 रुपए। सोचते सोचते सचमुच मेरा मन अत्यंत अप्रसन्न हो गया। स्थिर कर लिया कि यदि झगड़ा हो जाए और नौकरी भी चली जाए तो भी सर्टिफिकेट मांगूंगा। इन्हीं सब प्रकार की चिंताओं में सहसा दिमाग में एक नई तरकीब पैदा हुई। मैंने सोचा, एक बार आजमा कर ही क्यों ना देख लिया जाए। क्या जरूरत है राय बहादुर की खुशामद करने की। निबंध के पन्नों को काट कर जेब में भर लिया और नौकर से कह दिया कि कुंजलाल आए तो कहना कि मास्टर जी का सिर दर्द करने लगा था, इसलिए वे चले गए। घर लौटकर मैंने एक दरख्वास्त लिखी। सर्टिफिकेट के रूप में निकुंजलाल के निबंध को नत्थी करके उस पर लिख दिया, 7वीं श्रेणी में जिस लड़के की पढ़ाई लिखाई का यह नमूना है, उसे मैंने 3 वर्ष की अमानुषिक मेहनत से इस वर्ष 2nd डिवीजन में मैट्रिक पास करवाया है। इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने पर भेजने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन वह इतनी प्रामाणिक नहीं होगी। निकुंज का पितृ परिचय भी थोड़ा सा लिख दिया, जिससे किसी बात का संदेह पैदा ना हो, और अखबार से निकुंज का परीक्षा फल काट कर उसके नीचे लाल स्याही से दाग लगाकर सर्टिफिकेट के साथ चिपका दिया। आज सुबह नियुक्ति पत्र मिला है। टेलीग्राम, अर्थात ऐसा असाध्य साधन जो शिक्षक कर सकता, वह हाथ से कहीं निकल ना जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा और उस निबंध पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।